बेटा आपका चैप्टर जो यहाँ पे चल रहा है वो चल रहा है एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर जो जो चीजें पढ़ी हैं वो थोड़ा सा सुन लेते हैं हमने इसमें पढ़ा बेटा सबसे पहले कि एनवायरनमेंट किसे कहा जाता है। तो एनवायरनमेंट के नाम पे आपको बताया जो भी नेचर के द्वारा हमारे आसपास सराउंडिंग के अंदर है, हवा, सनलाइट हो गया, सॉयल हो गई, बारिश वगैरह, पहाड़ वगैरह, ये सभी किसका पार्ट होते हैं? एक एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। फिर एनवायरनमेंट के बाद बच्चे हमने इसके अंदर ये पढ़ा था कि एनवायरनमेंट रोल क्या प्ले करता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमने देखा हमारे को जिंदगी देने का काम वो करता है, सनलाइट वो प्रोवाइड कराता है, नेचुरल रिसोर्सेज वो प्रोवाइड कराता है। उसके बाद जितना भी आप कूड़ा इकट्ठा होता है हमारा, वो सारा एसिमुलेट का मतलब क्या होता है? अपने अंदर समा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बहुत सारे काम है जो एनवायरनमेंट हमारे पास करता है। फिर उसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि एनवायरनमेंट हमें दो तरीके के रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, कुछ होते हैं रिन्यूएबल और वो कुछ होते हैं कौन से? नॉन रिन्यूएबल। दो तरीके की कैटेगरी हमने पढ़ी थी, एक थी बायोटिक और एक थी एबायोटिक। बायोटिक के अंदर आते हैं सारे जीव जंतु, यानी हम सब पेड़ पौधे वगैरह सब क्या है, जानवर वगैरह सब बायोटिक हो गए। अबायोटिक की बात करें तो क्या होगा बेटा? पहाड़ हो गई, सॉयल हो गया, यानी नॉन लिविंग थिंग जो होती हैं वो सारी क्या कहलाती है? अबायोटिक कहलाती है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा इसी के अंदर की सर एनवायरनमेंट जो है धीरे धीरे करके क्या होता चला जा रहा है? खराब होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं आज के टाइम में? ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा बेटा? कि बेसिकली जो हमारी धरती है, अर्थ है, उसके ऊपर एक क्या बना हुआ है? कवच बना हुआ है, सिक्योरिटी। एक बेसिकली जैसे आपका फोन है, फोन के ऊपर आपने लेमिनेशन करा रखी है। अब उस लेमिनेशन में क्या हो गया? थोड़ा सा छेद हो गया तो पानी जाने के चांसेस बनेंगे, पानी जाएगा फोन खराब हो जाएगा। सेम अर्थ के साथ है बेटा। अर्थ की एक लेमिनेशन की परत थी जिसे ओजोन लेयर कहा जाता था। जो भी आप ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस के अंदर, या जितने भी आप एसी वगैरह ये सब यूज करते हो, उससे क्या हो रहा है कि उस ओजोन लेयर के अंदर लगभग 2-3 इंचेस के करीब का क्या हो गया? एक होल हो गया, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है डायरेक्टली कहाँ पे आ रही है आज की डेट में? अर्थ पे आ रही है। उसकी वजह से हमने पढ़ा था कि आज जो आप देख रहे हो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं कैंसर वगैरह के, स्किन कैंसर वगैरह, ये सब अल्ट्रावायलेट रेज का ही कमाल है, जो कि डायरेक्टली किसके ऊपर पड़ रही है? हमारे अर्थ के ऊपर पड़ रही है। तो आने वाले समय के अंदर क्या होगा? ये ओजोन लेयर और ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेगी। आज की क्लास के अंदर हम जो पढ़ेंगे बेटा वो क्या पढ़ेंगे? चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट। देखो एनवायरनमेंट ना बेटा अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं आज देखो 2024 जो पूरा बीता या 2030, अगर आप एरा उठा के देखो 2019 एंड से लेके टिल 2024 दुनिया के लिए अच्छा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? 2019 के अंदर आपका कोविड स्टार्ट हुआ, 2021 में वो पीक पे गया, वो खत्म भी नहीं हुआ था उससे पहले यूक्रेन के अंदर लड़ाई चालू हो गई, वो खत्म नहीं, उससे पहले ईरान और उसकी लड़ाई स्टार्ट हो गई, रशिया भी लगा हुआ है आज की डेट में। और अभी ये जो टाइम पीरियड है हमारा, लगभग बताया जा रहा है 2026 तक काफी खतरनाक रहेगा, और कोविड जैसी बीमारी हो सकता है कि एक बार और दोबारा दुनिया के अंदर देखने को मिले आने वाले 2026 तक ही जो चल रहा है फिनोमिनन। अगर उस तरीके का कुछ आता है, ये किस बेसिस पे होता है मैं आपको बताता हूँ। शेयर मार्केट है, नवंबर दिसंबर के अंदर उसका अब तक का सबसे बड़ा क्रैश लिखा है। क्रैश का मतलब है बिल्कुल ही, यानी एक शेयर मार्केट आई थी आज से 30-40 साल पहले, बिल्कुल डाउन आई, उसके बाद कोविड के अंदर सबसे नीचे गई। कह रहे हैं कि इस बार जो जाएगी वो कोविड से भी नीचे जाएगी। रीजन क्या है? सिंपल सा है, ये जो लड़ाइयां छिड़ रही है ना बेटा, एक के बाद एक कंट्री क्या हो रही है अब उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। देखो जो विश्व युद्ध होते हैं ना, विश्व युद्ध बता के नहीं होते कभी भी, ठीक है? कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आएगी कि ऐसा होने वाला है। धीरे धीरे करके क्या होंगी, ये सारी सारी कंट्री आपस में घुसती चली जाएंगी। फिर क्या आ जाती है? अनख वाली बात आ जाती है। फिर उसकी मदद करने के लिए दूसरा घुसेगा, दूसरा घुसेगा, यही क्या रूप ले लेगी? एक तरीके से वर्ल्ड वॉर का ले लेगी। मान लो किसी भी कंट्री ने अगर न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो वर्ल्ड वॉर समझ लो हुई हुई वो। और किसी ने भी न्यूक्लियर वेपन उठा लिया अपनी कंट्री के अंदर जोश में आके लड़ाई के अंदर या किसी भी रीजन से, तो वर्ल्ड वार का ही पार्ट बन जाता है धीरे धीरे, क्योंकि हर कंट्री को क्या होना पड़ जाता है बेटा? उसके अंदर फिर आके इन्वॉल्व होना पड़ जाता है। रीजन क्या है न्यूक्लियर का? बेसिकली वर्ल्ड के अंदर कुछ देश ऐसे हैं जो कि सम्मानित नहीं है बेसिकली, जिसमें हम पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। तो खतरा इन देशों से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो समझदार देश है वो ऐसा हमला नहीं करेगा, लेकिन ये जो है इनको जब दिखेगा कि हमारा तो कुछ बचना नहीं है, कुछ होते हैं ना बेटा, वो कहते हैं कि चलो हमारा अच्छा नहीं हो रहा तो दूसरे का बुरा क्यों करे। ये उल्टा चलता है इनका कि जब हमारा अच्छा नहीं हो रहा हमने तो जाना ही जाना है, साथ में दो चार को। तो इनका अगर इस तरीके का कुछ भी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है तो आप मान के चलो इतना इजी नहीं रहेगा। क्योंकि हम जो अभी न्यूज देख रहे हैं ना, यूक्रेन के अंदर ऐसा हो रहा है, ये हो रहा, आप ये ले लो, वहां के लोग पिछले 8-9 महीने से, चाहे बच्चा है, बड़े हैं, लेडीज है, कुछ भी, अपना घर तो है ही नहीं उनका, भटक ही तो रहे हैं इधर से उधर, ना खाने का पता, ना बैंक बैलेंस, छोड़ ही दो, गाड़ी चाबी असेट सब छोड़ दो, मोह माया खत्म मार दो। अब बचा क्या? सिर्फ कि बच जाओ, जिंदगी बचा लो, वही बहुत है। बच गए तो दोबारा से जिंदगी स्टार्ट करेंगे, वो इतना इजी टास्क नहीं होगा। उनको इवन ये तक नहीं पता कि यूक्रेन हमारा देश था, वो रहेगा या नहीं रहेगा। जब लड़ाई खत्म होगी तो हम यूक्रेन के नागरिक होंगे या यूक्रेन धरती से खत्म ही हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है उन लोगों के लिए जो वहां के भैया 30-40 साल से वहां रह रहे हो।
अब शादरा में रह रहे हो, पता चले जी शादरा नक्शे से गायब हो गया, एड्रेस क्या बताओगे, तो उनका तो एड्रेस ही खत्म हो गया बेसिकली, तो बहुत बड़ी चीज हो रही है उनके साथ, है ना। तो बेसिकली ये सब किसके पार्ट है बेटा, एनवायरमेंट को लॉस भी देंगे, जितनी लड़ाइयां होंगी ना बेटा, ये आप ये मान के चलो एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा डिग्रेड करने वाली है आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरमेंट क्या है। कहते हैं एयर पॉल्यूशन, वाटर कंटेमिनेशन, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न ऑफ इंडिया। देखो एयर पॉल्यूशन आप समझ गए होंगे, वाटर कंटेमिनेशन का मतलब होता है इसको इकट्ठा करना, कम होता चला जा रहा है, पानी की मात्रा क्या हो रही है, डे बाई डे कम हो रही है, लेवल कम हो रहा है। सॉइल इरोजन, मिट्टी की जो परत है उसको क्या करा जा रहा है बेटा, काफी ज्यादा उधार दिया जाता है, जिससे कि जो उसकी फर्टिलिटी है वो क्या, उपजाऊपन खत्म हो गया। डिफॉरेस्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन आर सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न ऑफ द इंडिया। इसके अंदर अगर हम पढ़ते हैं सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है बेटा। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है अपनी जरूरतों के हिसाब से जो खेती बाड़ी वाली जमीन थी उस सबको खत्म करके आपने वहां इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी, सड़कें बना दी, बांध बना दिए, पुल बना दिए, इसे बोला जाता है लैंड डिग्रेडेशन करना। कहता है ग्लोबल वार्मिंग इज द फिनोमिनन ऑफ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस। कहता है लगातार जो तापमान बढ़ रहा है अर्थ सरफेस के नियर, ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। दिस फिनोमिनन हैज बीन ऑब्जर्व्ड ओवर द पास्ट 1 और 2 सेंचुरीज। लगभग पिछले 100-200 सालों में ये देखा गया कि टेम्परेचर डे बाय डे क्या होता चला जा रहा है, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। दिस चेंजेस has disturbed the climatic pattern of the earth. However, the concept of global warming is quite controversial, but the scientists have provided relevant data in support of the fact that temperature of the earth is rising constantly. ये देखा जा रहा है कि जो टेम्परेचर है बेटा वो क्या होता चला जा रहा है, डे बाई डे बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। देखो नवरात्रे खत्म हो गए, दशहरा चला गया, रावण अंकल अपने घर चले गए, तब भी एसी में बैठे हो, और ये बोला जा रहा है कि जो इस बार की ठंड पड़ेगी वो भी पड़ेगी कयामत वाली, बढ़िया, ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग के पार्ट है। क्योंकि टेम्परेचर पहले इतनी नहीं होते थे, अब जब ठंड पड़ेगी तो वो भी बेहतरीन बहुत ही ज्यादा पड़ेगी, और जब गर्मी पड़ेगी तो गर्मी भी एक्सट्रीम लेवल पे पड़ेगी, दोनों ही नहीं झेल पाएंगे, ठीक है। इन इंडिया लैंड सफर्स फ्रॉम अ वेरिंग डिग्रीज एंड टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ द अनस्टेबल यूज एंड इनएप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। कहता है जमीन जो है ना इंडिया के अंदर बेटा लगातार डिग्रेड होती चली जा रही है, क्योंकि उसको ढंग से यूज नहीं किया जाता, या उसके ऊपर जो हम काम करते हैं वो सही तरीके से नहीं करते। This lead to the loss of a valuable nutrients and loss of a fertility causes of land degradation, जिसकी वजह से उस धरती के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे हैं, उसकी फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊपन क्या हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है। ये देखो इसके कुछ कारण आपको पिक्चर में दिख जाएंगे, ठीक है। ये तो फेमस है, कभी भी गूगल पे पुअर्टी डालोगे सबसे पहले ये दोनों बच्चे आते हैं, कभी भी डाल के देख लेना, फेमस है भाई ये, है ना। अब ये जो है बेटा ये सारा का सारा ये देखो सब पॉल्यूशन का पार्ट है। ये जितनी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, ये किसका पार्ट क्रिएट करती है बेटा, पॉल्यूशन क्रिएट करती है, उस जमीन की क्या करती है, फर्टिलिटी को खत्म कर देती है। सम ऑफ द अदर फैक्टर्स आर, उसके अलावा क्या है सर, लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। लगातार सब्जियां वगैरह भी क्या होती चली जा रही हैं, सब अनहाइजीनिक आ रही हैं, सब केमिकल बेस्ड आ रही हैं, क्योंकि आपने जमीन खत्म कर दी तो उगाओगे कहाँ पे। ओवर ग्रेजिंग एंड द फॉरेस्ट फायर, लगातार हम क्या कर रहे हैं बेटा, अपने के लिए आप देखते हो कि जंगल को जला दिया जाता है, क्योंकि हमें वहां पे लैंड एरिया चाहिए होता है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है जानवरों के खाने के लिए चारा नहीं बचा, तो वो जहां जाते हैं जितना मिलता है उसको ओवर ग्रेजिंग का मतलब ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, उस जमीन की बिल्कुल खत्म हो जाती है। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, हमें आज की डेट में ये नहीं पता कि भैया क्रॉप रोटेशन किस तरीके से की जानी चाहिए, यानी कौन से मौसम में क्या बनाना है, कौन से में क्या बनाना है। एनरोचमेंट ऑफ अ फॉरेस्ट लैंड, देखो आज की डेट में क्या हो गया है मैं आपको बताऊं, पहले ना ऐसा नहीं होता था कि हिल स्टेशन कहलाते थे। आज की डेट में हिल स्टेशन नहीं बचे हैं। डे बाय डे क्या होता चला जा रहा है बेटा, हिली एरियाज के ऊपर भी आप देख रहे हो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट, होटल्स वगैरह सब कुछ आ चुका है आज की डेट में, ठीक है। कुछ अगर आप यूट्यूब से वीडियो देखोगे ना, मतलब किसी को पता भी नहीं होगा इंडिया के अंदर वो जगह है, वहां पे भी होटल है, वहां पे भी लोग विजिट करना स्टार्ट हो गए। और ये सबसे बड़ी विडंबना है, मतलब ये कह लो कि सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जहां जहां धरती पे इंसान ने पैर रखा वो खराबी हुई, बढ़िया तो नहीं हुई। रीजन है क्योंकि हम जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे बेटा, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वहां का एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इंडिया के अंदर 2 स्टेट्स ऐसी हैं मैं आपको बताऊं, एक हिमाचल प्रदेश है और एक आपका उत्तराखंड है, जहां पे बाहर के व्यक्ति को प्रॉपर्टी लेना अलाउड नहीं है। अगर आप वहां जाके प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो वहां की गवर्नमेंट आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदने देगी, वहां पे लीगली बैंड है ये चीज कि बाहर का कोई भी बंदा आके वहां पे आके प्रॉपर्टी खरीदे। रीजन है क्योंकि देखो, और सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपको बताऊं, ये भी हमारे लिए शर्म वाली बात है, जहां पे भी जाके आप बात कर लो, इस टाइम आप वृंदावन चले जाओ, वृंदावन मथुरा, और वहां पे जाके पूछो जी प्रॉपर्टी है, कहेंगे जी बहुत सारी है, बिक रही है जी, हाँ बिक रही है। नाश मानने वाले कौन है, दिल्ली, सबसे ज्यादा दिल्ली के लोगों ने ले रखी है। ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा दिल्ली के लोगों ने रखी है, जहां जहां नाश मारने की बारी आती है वहां दिल्ली सबसे आगे होता है। पॉल्यूशन हो रहा है जी, हाँ जी है,
तो क्या कर रहे हैं बेटा हम, अब आप देखो, मैं कल ही किसी काम से जमुना जी की तरफ से गया, ढेरों ढेरों माता की मूर्तियां और ढेरों मालाएं, चुन्नियां उन्नियां सब, मतलब क्या ये लॉजिक आज तक नहीं समझ आया। मतलब 9 दिन देवी होती है, 10वें दिन कूड़ा हो जाता है वो, क्या रोटेशन है। और इतना बहुत जरूरी नहीं है कि आपको वहां जाना पड़े यार, अब तो बहुत सारे पार्क्स वगैरह हैं, कुछ भी मत करो, कहीं तो मिट्टी दिख जाएगी, उस मिट्टी को किसी के घर के बाहर गमला पड़ा है, गमले में डाल दो वो माला, सूख जाएगी वो अपने आप ही। लेकिन इतना भी टाइम नहीं है, इकट्ठी करते हैं, कट्टा भरते हैं, फिर वहां पे जाके, और बिल्कुल ऐसे पड़ी है नालों पे कोने पे सारी, जमुना जी के अंदर तो गई नहीं क्योंकि अलाउड नहीं है, सड़कों पे फेंका है। माता रानी वहां पड़ी हुई है, टूटी हुई चुनिया पड़ी हुई है, तो क्या हुआ फिर। जैसा तुम उनके साथ डील कर रहे हो, तो सोचो अगर वो वैसा डील करने पे आएंगे तो क्या होगा हमारे साथ, है ना। तो ये सब गलत है यहाँ का सिस्टम। फिर कहता है बेटा इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ अ एग्रोकेमिकल सच एज अ फर्टिलाइजर एंड अ पेस्टिसाइड्स। कहता है एग्रोकेमिकल यूज क्या होते चले जा रहे हैं बेटा, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स में लगातार इनकी मात्रा क्या होती चली जा रही है, केमिकल्स की बढ़ती चली जा रही है। इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द इरिगेशन सिस्टम, और सिंचाई के साधन बेटा आज भी इतने सालों बाद, 50 साल बाद भी इरिगेशन के संसाधन हमारे यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। फिर एक टर्म आता है बेटा यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन। कहते हैं डिफॉरेस्टेशन रेफर्स टू द कंटिन्यूअस रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट कवर एरिया, यानी जितने भी फॉरेस्ट एरिया हैं उसको जैसे जैसे आप खत्म करते चले जाओगे। देखो इंडिया के अंदर अगर आप जाओगे तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, उसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले रखा है, वहां पे वो किसी की भी एनरोचमेंट नहीं है, मतलब आप जाके रह ही नहीं सकते उसके अंदर। रीजन है कि आपको अलाउड ही नहीं है, अगर इंसान को अलाउ कर दिया जाए तो वो वहां पे भी जाके रहना लग जाएगा। और लेकिन देखो उससे दिक्कत क्या होगी बेटा, जैसे ये आप लोगों का है ना, आपने कभी देखा कोई जानवर वगैरह यहाँ पे घूम रहा हो, नहीं। जैसे हम फॉरेस्ट एरिया में जाके अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना, हमें डर लगने लग जाता है कि यार हम ये कहाँ आ गए। सेम जानवरों का है बेटा, चाहे शेर ही क्यों ना हो, शेर भी अगर अगर शहर में आ गया ना सड़क पे, तो देखने में ये लगेगा कि आप उससे डर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में अंदर से वो घबराया हुआ होगा, क्योंकि उसे पता है मैं अपना एरिया छोड़ के पता नहीं किस एरिया में आके खड़ा हो गया हूँ कि यहाँ पे कौन मेरे को कब मार दे। हमसे ज्यादा दिमाग लेगा, उनके सिक्स सेंस जो होते हैं ना जानवरों के, हमसे कई गुना तेज होते हैं, पता ही है आपको। तो बेसिकली कहने का मतलब है जब हम उनके एरिया को खत्म करेंगे तो उन्हें कहीं तो रहना पड़ेगा ना, फिर वो कहाँ पे आएंगे, शहरों की तरफ भागेंगे, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, हमारे ऊपर पड़ेगा। तो लगातार जो जंगल खत्म हो रहे हैं ये प्रॉपर एक अच्छा कारण नहीं है आने वाले समय के अंदर। कहता है डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया हैज बीन कंटिन्यूइंग ऑन अ लार्ज स्केल सिंस इंडिपेंडेंस, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इट इज राइजिंग एट अ रैपिड रेट दैट इज डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द कंट्री। At present, forest cover area is 23.4% of the total land area, which is much less than recommended forest cover 33%, 1 lakh hectare of the total land area. गवर्नमेंट ने 33% कह रखा है जितना भी लैंड एरिया, लेकिन हमारे पास कितना बचा है, सिर्फ 23% के करीब बचा है जहां पे जानवर रह रहे हैं। इसके कॉज ऑफ डिग्रेडेशन क्या है, देखो सबसे पहला कारण क्या है बेटा, लगातार जो फ्लड्स आते हैं, ठीक है, बाढ़ वगैरह आती है, उसके अंदर क्या होता है, सारी की सारी वो फॉरेस्ट एरिया खत्म कर देती है। सॉइल इरोजन, मिट्टी खत्म हो रही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड एयर पॉल्यूशन, लगातार क्या होता चला जा रहा है बेटा, एयर पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। नेगेटिव इफेक्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, और जो वाइल्ड लाइफ है उसके ऊपर क्या पड़ रहा है बेटा, इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। देखो सीधा सा लॉजिक है, इसको इस तरीके से आप समझो, जो जानवर है, हमें पता है कि एयर पॉल्यूशन है तो मास्क लगाना है, जानवर को तो नहीं पता। तो जानवर क्या करते हैं बेटा, वो गॉड गिफ्टेड ऐसे हैं, वो उन चीजों से दूर भागते हैं। मैंने आपको कई बार कोविड का एग्जांपल दिया कि बहुत सारी प्रजातियां चिड़ियों की ऐसी थी जो दिल्ली में वापस आई, लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ वो प्रजातियां दोबारा से क्या हो गई बेटा, यहाँ से गायब। सिर्फ एक ही पक्षी के नाम पे अगर सबसे ज्यादा देखना है तो यहाँ पे जंगली कबूतर है, और उससे आप परेशान हो। किसी ने घर पे नेट लगवा रखा है, किसी ने भाई साहब कवर करा रखा है, मतलब आप अपने घर के छज्जे पे प्रॉपर खिड़की खोल के खड़े नहीं हो सकते, राज उनका ही चल रहा है। समझ रहे हो, पैसा तुम्हारा है, करोड़ों का मकान तुमने लिया, राज उनका चलता है, जैसी खिड़की खोली एंट्री। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ये सब किसका पार्ट है जो आप ये पढ़ रहे हो, इसी की वजह से ये सारी चीजें आपको सर्वाइव करनी पड़ रही है आज की डेट में। फिर आता है बेटा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किसे बोला जाता है, मिट्टी के ऊपर बेटा एक लेवल ऑफ परत होती है जिसको हम उपजाऊपन बोलते हैं, उसकी फर्टिलिटी। डे बाई डे जब हम कंटिन्यूस उसका यूज करते हैं तो वो परत उसके ऊपर से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और उसकी फर्टिलिटी को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। Deforestation is one of the major reasons for the soil erosion and take place when the surface soil washed away through the excessive rain or a flood and winds. लगातार बेटा ये जो फ्लड्स वगैरह आते हैं ना, इसकी वजह से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है सारा का सारा। सॉइल इरोजन रेफर्स टू द लॉस ऑफ, वही आ गया देखो, अपर लेयर ऑफ द सॉइल विच कंटेन मेजर न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स लीडिंग टू द लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। क्योंकि जो उसकी ऊपरी परत होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट पाया जाता है जो कि खेती के अंदर काम आता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है, बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिम्स फॉर ऑल सोर्स एंड इकोलॉजिकल ऑफ आवर इकोसिस्टम ऑफ विच दे आर अ पार्ट। Conservation and sustainable use biodiversity crises are fundamental to the ecological sustainable development.
देखो बायोडाइवर्सिटी की बात करें ना, इसमें सारे जीव जंतु आ जाते हैं, हम भी आ गए, जीव जानवर भी आ गए, पेड़ पौधे सब आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। पूरी दुनिया की 17% जनसंख्या कहां पर है? भारत के अंदर है। एंड 20% ऑफ द लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन ऑन अ मेयर 2.5% ऑफ द वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया। अब इस चीज को समझना क्या कह रहा है ये, इसको ध्यान से सुनो, क्या बोला बेटा। देखो सपोज करो बेटा ये अर्थ है पूरा का पूरा, ठीक है। इस पूरे अर्थ का लैंड एरिया की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास कितना है? 2.5%। यानी जो लैंड एरिया जिस पे आप रह रहे हो पूरी दुनिया का हमारे पास कितना है? सिर्फ 2%, 2.5% है। इस 2.5% पे वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन के ह्यूमन बींग्स कितने हैं? और अगर मैं बात करूं जीव जंतुओं की, तो लगभग पूरी दुनिया में जितने लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक का मतलब होता है जीव जानवर, जितने भी जानवर वगैरह है, उसका 20% कहां पे है? और रहना कितने में है? सिर्फ इस 2.5% में आपको एग्रीकल्चर भी करना है, इसमें आपको बिल्डिंग्स भी बनानी है, इसमें आपको रोड भी बनाने हैं, इंडस्ट्रीज भी बनानी है, जानवरों को भी रहना है, फॉरेस्ट एरिया भी देना है, सब कुछ इस 2.5% में करना है। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है इंडिया के अंदर कि हमारे पास लैंड एरिया जो है बेटा वो क्या है? काफी। लेकिन अगर हम अर्थ के लैंड एरिया के 2.5% की बात करोगे तो एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन बात करने की बात आए, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर बर्डन क्या है बेटा? बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है हमारे, ठीक है। आगे कहता है द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लाइफ स्टॉक एंड कंपीटिंग यूजेस ऑफ अ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, पेस्चर, ह्यूमन सेटलमेंट एंड इंडस्ट्रीज एक्सर्ट एनॉर्मस प्रेशर ऑन द कंट्रीज फाइनाइट लैंड रिसोर्सेज। देखो हो क्या रहा है बेटा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है डेंसिटी ऑफ। अब बेसिकली वो कह रहा है क्योंकि हमारे पास लैंड एरिया कम है तो हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा है। कह रहा और उस जमीन के भी क्या है हमारे पास? बहुत वेरियस यूजेस है, हमें उससे फैक्ट्री भी लगानी है, हम किसान भी करना चाहते हैं उसके ऊपर, मतलब बहुत सारे काम है जो हमें उस जमीन से करने हैं। इसी की वजह से क्या आता है बेटा? इकोसिस्टम रिजल्टिंग इन एक्सटिंक्शन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पाइसीज, दिस इज नोन एज अ बायोडाइवर्सिटी लॉस। देखो सीधा सा लॉजिक इसको ऐसे समझो, पहले यहाँ पे सपोज करो 1000 गज जगह थी या 5000 गज जगह थी, उस 5000 गज जगह के अंदर 50 मकान थे, तो 50 फैमिली रह रही थी, बाकी की जमीन पे क्या लगे हुए थे? पेड़ लगे हुए थे, पौधे लगे हुए थे, ऐसा ही कुछ हो रहा था। अब पॉपुलेशन सडनली बढ़ गई तो वो सारी जगह किसमें चली गई? लैंड एरिया में, जिसपे बिल्डिंगें खड़ी हो गई। अब प्लांट की जगह क्या हो गई? खत्म हो गई, प्लांट कम हो गए। तो अब आने वाले समय में यही होता चला जा रहा है, जैसे जैसे बेटा इंसान बढ़ेंगे, सबसे ज्यादा जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन खराब है बेटा वो किसकी है? दिल्ली की आती है इंडिया के अंदर, और लगभग इंडिया में भी नहीं वर्ल्ड के अंदर आते हैं हम इसके लिए। रीजन देखो मैं आपको बताता हूँ, जो टोटल यूपी है हमारा, यूपी के अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें बताया गया कि वहां की जो टोटल जनसंख्या है बेटा वो 23 करोड़ है, ठीक है। दिल्ली की जो आज प्रेजेंट जनसंख्या बताई जाती है वो बताई जाती है 3.25 करोड़। लेकिन यूपी के अंदर आपको पॉपुलेशन की भीड़ भाड़ इतनी इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वहां का लैंड एरिया बहुत बड़ा है, सबसे बड़े राज्यों में आता है, ठीक है। नंबर 1 पे वो आता है, दूसरे नंबर पे शायद राजस्थान आता है जिसके साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर लगते हैं इंडिया के, ये केबीसी में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ क्या दिक्कत है। दिल्ली में मैंने आपको कितना बताया? 3.25 करोड़, ठीक है। किसकी लड़ाई हो रही है बेटा वहां पे? इराक और इसराइल, इसराइल और ईरान की, ठीक है। इसराइल की टोटल पॉपुलेशन 98 लाख, दिल्ली की सिर्फ पॉपुलेशन 3.25 करोड़, यानी लगभग 3.5 इराक तो दिल्ली में ही रहते हैं। सोच रहे हो, 3.5 इराक के करीब तो दिल्ली की पॉपुलेशन है। चंडीगढ़ हम कहते हैं बहुत अच्छा है, सबको बढ़िया लगता है जी, मोहाली जाएंगे बहुत अच्छा है, वहां का रहन सहन अच्छा है। बेटा ऑब्वियस सी बात है, टोटल पॉपुलेशन 18 लाख है, रामनगर की उससे ज्यादा है, पूरे चंडीगढ़ से ज्यादा तो रामनगर में रहते हैं लोग। गोवा चले जाओ, गोवा सबसे सुंदर जगहों में आता था, ठीक है, आता था, अब धीरे धीरे करके वो खत्म हो रहा है, लेकिन वहां की टोटल पॉपुलेशन बताई जाती है 23 लाख, ठीक है। और जमुना पार की होगी उस 50-60 लाख, 1 करोड़। तो बोला कई गोवा कई चंडीगढ़, तो तुम इतने से एरिया में बसा के बैठे हो। तो बेसिकली प्रॉब्लम यही है, जब हम कहते हैं ना यहाँ पे कचरा बहुत है, यहाँ पे ये है, तो होगा ही बेटा। जितनी ज्यादा लोग, घर में देख लो ना, जब तक आप अपने सब अपने अपने रूम में रह रहे हो, साफ सफाई रहती है, एक दिन के लिए भी 10 रिश्तेदार आ जाए, घर तहस नहस हो जाता है ना, तो वही धरती का हाल है भाई। जब तक थोड़े थोड़े लोग जहां जहां रह रहे हैं वो कंट्री भी साफ मिलेगी, वो शहर भी साफ मिलेंगे, स्टेट भी साफ मिलेगी। जहां पे पॉपुलेशन बढ़ गई वहां पे नाश होगा ही होगा, है ना। अब देखो इसके बाद आता है बेटा आपका फेवरेट वन, जिसकी वजह से आप ये सांस ले ही रहे हो गंदी सी, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। एयर पॉल्यूशन है क्या बेटा? बेसिकली एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ अ मटेरियल इन द एयर इन सच कंसंट्रेशन विच आर हार्मफुल फॉर द मैन एंड एनवायरमेंट। कहता है कुछ गैसेस होती हैं बेटा जो हमारे एयर ऑक्सीजन के अंदर ऐड हो जाती हैं, जो कि हमारे लिए क्या करती हैं, फिर एक हार्मफुल गैसेस का टाइम आ रहा है और 10 से 15 दिन बाद महसूस करेंगे आप, ठीक है, दिवाली आ रही है, ठीक।
इन इंडिया एयर पॉल्यूशन इज वाइड स्प्रेड इन अर्बन एरिया, शहरों में ये ज्यादा पाया जाता है, वेयर व्हीकल्स आर अ मेजर कंट्रीब्यूटर एंड इन फ्यू अदर एरियाज व्हिच हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट। जहां जहां पे बेटा थर्मल पावर प्लांट है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है या व्हीकल्स बहुत ज्यादा है, वहां पे आपको एयर पॉल्यूशन का मिलेगा, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। व्हीकलर एमिशन आर अ पर्टिकुलर कंसर्न एज दीज ग्राउंड लेवल सोर्सेज एंड हैव द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन द जनरल पॉपुलेशन। देखो सबसे ज्यादा जो बेटा इफेक्ट पड़ता है वो किसका पड़ता है? व्हीकल्स का पड़ता है। रीजन समझो, आज अगर मैं कहता हूँ कि शादरा के अंदर हमारी गलियों के अंदर पॉल्यूशन है, तो बेटा इंडस्ट्री उठ के तो यहाँ आई नहीं थी, इंडस्ट्री तो बैठी है नागलोई इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बैठी है, जसोला के अंदर, यहाँ से कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर। पॉल्यूशन कहाँ से आएगा? जो व्हीकल सप्लाई हो रहे हैं यहाँ, है ना। क्या है कि देखो ये समझ वाली बात होती है। अभी सुबह देख रहा था, एक अंकल गए, उधर से आंटियां बेचारी आ रही है मंदिर से, अंकल के बाइक का साइलेंसर खराब है, पूरा धुआं छोड़ते हुए जा रहा है आंटियों के मुंह पे। अंकल टेंशन फ्री, आवाज भी अलग ही आ रही है, लेकिन अंकल को कोई टेंशन नहीं, और कह के रोक के देख लो तुम अंकल को, साइलेंसर ज्यादा खुद पड़ जाएंगे उस टाइम, है ना। तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा क्या मतलब है मेरे को बोलने का? तो बेटा समझने वाली चीज है कि पॉल्यूशन इतना जब करोगे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, और आने वाले टाइम में सांस की दिक्कतें जो है वो बहुत ज्यादा, पहले सांस की होती थी शादी के बाद, अब सांस की हो जाएंगी शादी से पहले ही तुम्हारी, ठीक है ना। तो अब देख लो कौन सी दिक्कत पहले झेल लिया तुमने। आ जाओ जिसके बाद यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ प्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न इन इंडिया? इसमें से कौन सा नहीं है? नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन में आपको एक आंसर करता हूं, ये कहना गलत है कि नॉइस पॉल्यूशन एक बहुत ज्यादा सीरियस दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है कि हम खुद इतना शोर मचाते हैं कि हम आदी हो चुके हैं, समझ रहे हो। बेसिकली क्या होता है, ये आदित्य समझेगा, रात को ना यहाँ पे क्या है, कुत्ते बहुत सारे हमारे एरिया में, ठीक है, रात को भौंक रहे होते हैं। मेरे घर वाले भी परेशान है यार, ये रात को सोने नहीं देते। मैं कहा दिन में जब इंसान भौंकने से मानेगा तो उन्हें टाइम मिलेगा, उन्हें जो मिल रहा है तभी भौंकेंगे ना वो। बस सारा दिन तो हम ही भौंक रहे होते हैं, उन्हें टाइम देते ही नहीं। तुम जितना मर्जी कुत्ता भौंक ले, दिन में किसी को सुनाई देता है हॉर्न ये वो? तो कह रहा रात को बताऊंगा मैं हूँ, ठीक है, मेरा भी एक अस्तित्व है, तो रात को चालू होते हैं बेचारे वो। बेसिकली कहने का मतलब है कि नॉइस पॉल्यूशन है तो बहुत सारा, लेकिन बेटा हम शहरों में रहते हैं। देखो आपको नॉइस पॉल्यूशन कैसा रहेगा, आप कभी भी, अभी जैसे आप शिमला हो के आए या नैनीताल वगैरह जाओगे ना, किसी रिजॉर्ट में रुक के आओ 2-4 दिन, तो वही शांति मिलेगी वहां, बहुत ही अलग लेवल की। जैसे ही दिल्ली वापस आओगे, एक बार तो मुंह से निकलते यार फिर आ गए, है ना, क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन है, लेकिन हम आदी हो चुके हैं, हमारे कानों को आदत पड़ चुकी है, ठीक है। व्हाट इज रिकमेंडेड फॉरेस्ट कवर एरिया? कितना रिकमेंडेड फॉरेस्ट कवर है? 33% है। हाउ डज सॉइल इरोजन ऑक्योर? सॉइल इरोजन होती कैसे है बेटा? लॉस ऑफ अपर सॉइल लेयर थ्रू द एक्सेसिव रेन और विंड। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ अ सॉइल इरोजन मेंशन इन द डाटा? इसका प्राइमरी कॉज क्या है बेटा? लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू द अर्बनाइजेशन। सॉइल इरोजन का बेटा यही होगा, नहीं ये तो नहीं है, डिफॉरेस्टेशन होना चाहिए। डी डिफॉरेस्टेशन होगा या ए होगा कि केमिकल्स का यूज ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर डिफॉरेस्टेशन। वैसे तो ये भी हो सकता है लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू द अर्बनाइजेशन, लेकिन ये दोनों पॉइंट ज्यादा पड़ेंगे, नीचे आएगा आंसर अभी। विच सोर्स इज इंडेफिनाइट एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एयर पॉल्यूशन इन इंडियन अर्बन एरिया? सबसे ज्यादा कौन सा करता है? इंडस्ट्रियल, शहरों में, सॉरी, व्हीकुलर एमिशन, ठीक है ना। शहरों में सबसे ज्यादा कौन सी करती है बेटा? इंडस्ट्रीज से भी ज्यादा कौन है? व्हीकुलर एक्टिविटीज करती है यहाँ पे। अब आपका यहाँ पे टाइप स्टार्ट होता है बेटा कौन सा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा कहा किसे जाता है, इसको सुनिए। सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज का स्थिर रहना या किसी चीज का आके रुकना। मैंने एग्जांपल आपको ये दिया था, फर्स्ट टर्म में आपने 80% स्कोर करा, उसके बाद यूटी आया, आपने फिर 80-85 स्कोर करा, सेकंड टर्म में भी आपने 85 स्कोर करा, तो मैं कहूंगा कि आपका जो स्कोर आ रहा है वो कैसा आ रहा है? सस्टेन होके आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, ठीक है। तो सस्टेन का मतलब समझ गए क्या? कि सर इस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए जो कि क्या रहे? सस्टेन रहे। ये नहीं कि कभी तो ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई और कभी ग्रोथ क्या हो गई? बहुत कम हो गई, तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। कहता है आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मीट द बेसिक नीड ऑफ एवरी इंडिविजुअल विच necessities the distribution of resources. It becomes a moral obligation to leave the planet in excellent condition for the future generation. कहता है ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि जो आने वाली हमारी जनरेशन है उसके लिए हम क्या करें? अपने प्लानिट को एक अच्छे तरीके से खूबसूरत बना के उनको देके जाएं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना। However, it is well known that if non-renewable resources are completely utilized, they will deplete so quickly that they will not be sufficient for the production capacity of the future generation. जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो, एक एग्जांपल है कोयले का। अब बेटा सरकार क्यों जाग रही है आपको पता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ क्यों भाग रही है? क्योंकि कोयले क्या होता चला जा रहा है बेटा, एक तरीके से खत्म होने की कगार पे आ गया, खत्म हो चुकी है, इसके माइनिंग खत्म हो चुकी है, कोयला आने वाले टाइम में मिलेगा नहीं।
जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज की है थर्मल पावर प्लांट्स में, वो कहाँ से यूज होती थी बेटा? कोयले से बनती थी। कोयला खत्म होने वाला, तो सरकार की चिंता पूरी दुनिया में बढ़ी हुई है आज की डेट में कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे लेके आए। तो उसी के लिए क्या चल रही है, नई नई इन्वेंशंस कर रही है गवर्नमेंट। कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट which will allow all future generation to have a potential average quality of life that is at least as high as what is being enjoyed by the current generation। कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमें प्रेजेंट में इस तरीके से डेवलपमेंट करना है कि एटलीस्ट जो हमें आज प्रेजेंट में मिल रहा है, आज से आने वाली बात 30-40 साल बाद हमारी फ्यूचर जनरेशन को इतना तो मिल रहा हो जितना आज हमें मिल रहा है। लेकिन ऐसा होगा क्या? जो आपके दादाजी को मिला वो हमें मिला? क्या आपके पापा को मिला? पापा को ही नहीं मिला, पापा के बाद हमें नहीं मिला, हमारे बाद आगे भी नहीं मिलेगा। रीजन लगातार क्या होता चला जा रहा है बेटा? ये खत्म होता चला जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या कहता है? इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज सस्टेनेबल ओवर अ टाइम विदाउट लोवरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि फ्यूचर जनरेशन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। द टर्म हैज इट्स ओरिजिन IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, 1980 रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कमीशन स्ट्रेटेजी। ये टर्म आया कब था? 1980 के अंदर एक संस्था थी जिसने ये टर्म निकाल के दिया दुनिया को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की आप डेवलपमेंट इस तरीके से करो कि फ्यूचर का भी ध्यान रख के चलो। ठीक है, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक चित्र बना के दिखाया गया आपको पिक्चर, कि बेसिकली ऐसे पेड़ पौधे रहने चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए, कुछ होगा नहीं इसमें से। ठीक है ना? अब तो पेंटिंग भी नहीं बनाते बच्चे पेड़ वाली, सब छोड़ दो, पहले तो बनती थी बहुत सारी। ठीक है ना? देखो, in sustainable development is a development which allow the future generation to have a quality life that is at least as high as the quality being enjoyed by the current generation। यानी आप एटलीस्ट इतना कोशिश करो कि बेटा जो है उसको तो बचा के रखो ताकि आने वाली जनरेशन को मिल जाए। मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल सच एज फूड, वाटर, एनर्जी, हाउसिंग एक्सेट्रा, स्पेशली द पुअर पीपल। ensure that the manufacturing, agriculture and services sector grow to meet these need। कोशिश करी जाए कि आने वाले समय में ये तीनों सेक्टर्स क्या करें, अच्छे से ग्रो कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? देखो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली, अगर देखोगे इसमें कुछ नहीं है कि अर्थ को अच्छे से रखो, अच्छे घर बनाओ, मैन इक्वल टू मैन, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे इसमें। टाइम देखो, रुको पहले।